हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका ऑसम इंजीनियरिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसका नेक्स्ट चैप्टर है, उसका एक टॉपिक है जिसको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत आईएमपी है। यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ गेट और आईईएस में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज के बारे में आज के लेक्चर में मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा उस इंफॉर्मेशन के बाद आप गेट और ईएस के क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और भी इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल, या इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल, और या इसी को बोलते हैं सैचुरेटेड वीसी साइकिल। वीसी यानी वेपर कंप्रेशन। अच्छा, सैचुरेटेड क्यों बोला? क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे कि जब हमारा रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में प्रवेश करेगा, इंटर करेगा, उस समय जो रेफ्रिजरेंट रहेगा उस रेफ्रिजरेंट की जो कंडीशन रहेगी वो कैसी रहेगी? एक तो वो वेपर फॉर्म में रहेगा और दूसरा उसका टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि रेफ्रिजरेंट अभी अभी लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है कंप्लीटली, और साथ ही साथ उसका टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर के बराबर है। उस कंडीशन में हम उसे कंप्रेसर में प्रवेश कराएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। इस वाली स्लाइड में आप देखोगे कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में 4 मेन कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट जिसे अपन कंप्रेसर बोलते हैं, दूसरा कंपोनेंट कंडेंसर है, तीसरा कंपोनेंट आपका एक्सपांशन वाल्व है, और चौथा कंपोनेंट आपका इवेपोरेटर है। ये 4 कंपोनेंट हैं। जब ये 4 कंपोनेंट है तो इन चारों कंपोनेंट में अलग अलग प्रकार की प्रोसेस हो रही होगी। इन चारों कंपोनेंटों में अलग अलग प्रकार की प्रोसेस हो रही है। तो ये जो कंप्लीट साइकिल बना है इसमें 4 प्रोसेस होंगी। एक प्रोसेस पहले कंपोनेंट में हो रही होगी, दूसरी प्रोसेस दूसरे कंपोनेंट में होगी, तीसरी प्रोसेस तीसरे कंपोनेंट में, और चौथी प्रोसेस चौथे कंपोनेंट में। ठीक है, तो कंपोनेंट के बारे में हमने देख लिया। अब इन्हीं कंपोनेंट में रेफ्रिजरेंट को 2 प्रकार से डिफाइन किया गया है। देखिए कैसे। जब कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट प्रवेश करेगा, इंटर करेगा, तो उस समय या तो अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं इनलेट ऑफ कंप्रेसर, या इवेपोरेटर से निकल गई तो इसमें प्रवेश करेगा तो दूसरा नाम इसको ये भी बोल सकते हैं एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर। इवेपोरेटर का एग्जिट या कंप्रेसर का इनलेट, इसको पॉइंट 1 से दर्शाएंगे। फिर कंप्रेसर में कंप्रेशन प्रोसेस होने के बाद बाहर निकलेगा तो उसे बोलेंगे एग्जिट ऑफ कंप्रेसर, और एग्जिट होने के बाद वो प्रवेश करेगा, एंटर करेगा किसमें? कंडेंसर में, तो इसी को बोलेंगे अपन इनलेट ऑफ कंडेंसर। तो इसको पॉइंट 2 के 2 नाम हैं। क्या क्या? एग्जिट ऑफ कंप्रेसर और इनलेट ऑफ कंडेंसर। कंडेंसर में हीट रिजेक्शन हो रही होगी, बताऊंगा मैं, और फिर कंडेंसर से निकलने के बाद पॉइंट 3 मिलेगा। इसके 2 नाम होंगे, एग्जिट ऑफ कंडेंसर या एक्सपांशन वाल्व में इनलेट कर रहा होगा तो इनलेट ऑफ एक्सपांशन वाल्व। इसी प्रकार से एक्सपांशन वाल्व से जब बाहर निकलेगा तो पॉइंट 4 मिलेगा, तो पॉइंट 4 के फिर से 2 नाम हैं, एग्जिट ऑफ एक्सपांशन वाल्व या इनलेट ऑफ इवेपोरेटर। तो उम्मीद है आपको ये चारों पॉइंट समझ में आए होंगे। हर एक के 2-2 पॉइंट हैं, क्योंकि गेट ईएस में कई बार बोल देता है, डायरेक्ट एंथैल्पी दे देगा और बोलेगा इवेपोरेटर के इनलेट पर एंथैल्पी इतनी है, या एक्सपांशन वाल्व के आउटलेट पर एंथैल्पी इतनी है। मतलब बात एक ही है, बस तरीके अलग अलग हैं। तो ये तरीका भी हमें मालूम होना चाहिए। चलिए, अब क्या हो रहा होगा? इन चारों कंपोनेंट में हमने 4 अलग अलग प्रकार की प्रोसेस हो रही होगी। पहली प्रोसेस होती है कंप्रेसर में, जिसमें हम
रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेस करते हैं। किसको? रेफ्रिजरेंट। अच्छा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस वो होती है जिस दौरान हीट ट्रांसफर नहीं होता। किससे? सर सिस्टम से। सिस्टम क्या है? रेफ्रिजरेंट। मतलब जब आप उसको 1 से लेके 2 में तक कंप्रेसर में कंप्रेस करा रहे होगे तो उस दौरान रेफ्रिजरेंट ना तो हीट एब्जॉर्ब करेगा और ना ही रेफ्रिजरेंट हीट रिजेक्ट करेगा। ठीक। फिर उसके बाद दूसरी प्रोसेस होती है कंडेंसर में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट कराएंगे। जब हीट रिजेक्ट होगी कांस्टेंट प्रेशर, किसमें से? रेफ्रिजरेंट में से। ठीक है, उस दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और हीट रिजेक्शन होगी। वो किस कंपोनेंट में होती है? कंडेंसर। तीसरी प्रोसेस एक्सपांशन वाल्व। एक्सपांशन वाल्व में तीसरी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस का नाम है आइसेंथैल्पिक एक्सपांशन प्रोसेस। कहने का मतलब है जब कंडेंसर से निकलने के बाद रेफ्रिजरेंट एक्सपांशन वाल्व में आएगा तो इस दौरान एंथैल्पी आप देखोगे, एंथैल्पी कैसी है? एंथैल्पी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही होगी। और क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे सर? तो वो भी बताऊंगा। और लास्ट प्रोसेस होती है एक्सपांशन वाल्व से निकलने के बाद जो रेफ्रिजरेंट है ना वो इवेपोरेटर में जाएगा और इवेपोरेटर में वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब हीट कहाँ से मिलेगी? तो भैया हमें स्टोरेज स्पेस में लोअर टेम्परेचर प्रोड्यूस करना है। लोअर टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए स्टोरेज स्पेस से हीट निकाली जाएगी और वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा होगा? इवेपोरेटर में फ्लो होने वाला रेफ्रिजरेंट। ठीक है, ये चारों प्रोसेस। अब और आगे बढ़ते हैं इसके। ये रही चारों प्रोसेस। पहली प्रोसेस का नाम है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस 1 से 2। दूसरी प्रोसेस का नाम है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तीसरी प्रोसेस का नाम है आइसेंथैल्पिक एक्सपांशन प्रोसेस और चौथी प्रोसेस का नाम है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। चलिए अब मैं आपको इसके टीएच डायग्राम और पीएच डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम और प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये डायग्राम बनाओगे उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत लड्डू लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करना और सबसे सिंपल टॉपिक है ये। चलिए टीएस और पीएच डायग्राम को समझते हैं। तो ये देखिए पहली प्रोसेस 1 से 2 किसमें? कंप्रेसर में, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस जब होती है तो उस दौरान हीट ट्रांसफर नहीं होता। अब उसे आप कंप्रेस करोगे तो कंप्रेशन के दौरान जब रेफ्रिजरेंट के पार्टिकल्स पास आएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम कम होगा। और एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होता और यदि वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो एंट्रोपी भी कांस्टेंट होती है। मतलब जितनी एंट्रोपी 2 पर है उतनी एंट्रोपी 1 पर होगी, जितनी 1 पर है उतनी 2 पर होगी। तो ये वर्टिकल लाइन बनी, बट इस दौरान हम उसे इनपुट के रूप में कंप्रेसर वर्क देना पड़ेगा। फिर दूसरी प्रोसेस आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, ये जो लाइन है ना ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है ना। जितना प्रेशर 2 पर है उतना ही इस पर होगा, उतना ही 3 पर होगा। ठीक। अब जब कांस्टेंट प्रेशर पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा उस दौरान रेफ्रिजरेंट हीट रिजेक्ट करेगा। तो हीट रिजेक्शन के कारण आप यहाँ पर देखोगे टेम्परेचर डिक्रीज भी हो रहा है और फेज चेंज भी हो रही है। यदि मैं इसे 2 डैश नाम दे दूं तो 2 से लेके 2 डैश तक तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ और 2 डैश से लेके 3 तक फेज चेंज हुई। ठीक। फिर तीसरी जो प्रोसेस है आइसेंथैल्पिक एक्सपांशन प्रोसेस 3 से 4 होती है। उस दौरान एक्सपांशन के कारण अपन आइसेंथैल्पिक एक्सपांशन करा रहे हैं तो एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी। जितनी एंथैल्पी 3 पर है उतनी 4 पर रहेगी। एंट्रोपी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा। ठीक। चलिए चौथी प्रोसेस 4 से लेके 1 तक, 4 से लेके 1 तक फिर से कांस्टेंट प्रेशर रहेगा
और हीट एब्जॉर्ब करेगा। कौन? रेफ्रिजरेंट। और इसी जितनी हीट एब्जॉर्ब करी वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बराबर है। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वो अमाउंट ऑफ हीट है जितने अमाउंट ऑफ हीट को लोअर टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने के लिए स्टोरेज स्पेस से बाहर रिमूव किया जाता है। यही है ना? तो स्टोरेज स्पेस में जितनी हीट रिमूव करी उतनी तो एब्जॉर्ब करेगा रेफ्रिजरेंट, और वो किसके बराबर हो जाएगा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के। तो आपको टीएच डायग्राम समझ में आया हो। अब पीएच डायग्राम में देखोगे P1 P4 के बराबर है, क्योंकि दो प्रोसेस हैं जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे हो रही हैं। एक तो हीट का रिजेक्शन, उस दौरान भी प्रेशर कांस्टेंट है, और हीट का एडिशन, उस दौरान भी प्रेशर कांस्टेंट है। तो इससे एक चीज और समझ में आई कि जो सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल है वो दो प्रेशर लिमिट्स के बीच में काम कर रहा है। ऊपर वाले को आप कंडेंसर प्रेशर बोल सकते हो, क्योंकि कंडेंसर प्रेशर पे ही तो हीट रिजेक्ट हो रही है, और पहले वाले को आप इवेपोरेटर प्रेशर बोल सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। क्वेश्चन में कई बार वो आपको इवेपोरेटर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर डायरेक्ट बोल देगा, तो आप समझ जाओगे। यदि उसने कंडेंसर प्रेशर बोला तो P2 दिया है और वही P3 के बराबर है। इवेपोरेटर प्रेशर बोला तो वही P1 और P1 दिया है, वही P4 के बराबर है। ठीक है? तो 1 से 2 आप देखोगे कंप्रेसर वर्क, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन, 3 से 4 एंथैल्पी कांस्टेंट, जितनी एंथैल्पी 3 पर है उतनी 4 पर, और 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन। तो चारों प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो हम चीजें ड्राइव करने जा रहे हैं या डायरेक्ट में लिख रहा हूं वो इस एनालिसिस पर है कि हम प्रत्येक डिवाइस को ओपन सिस्टम मान के चलेंगे और उसमें स्टडी फ्लो हो रहा होगा। स्टडी फ्लो कंडीशन मतलब जितनी एनर्जी कंप्रेसर में आई उतनी एनर्जी गई, एनर्जी का कोई भी स्टोरेज नहीं हुआ। ठीक है? तो जब हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन प्रत्येक डिवाइस के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें डायरेक्ट ये फार्मूला मिल जाएगा। कौन सा फार्मूला? ये देखिए, जब हम प्रोसेस 1 से 2 में रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस करा रहे होंगे तो कंप्रेसर वर्क ये भी वर्क इनपुट के बराबर है। कितना कंप्रेसर वर्क किया? तो बस आपको एंथैल्पी का डिफरेंस बताना है। कंप्रेसर में प्रवेश करने से पहले एंथैल्पी कितनी थी? H1। कंप्रेस करने के बाद एंथैल्पी H2 बढ़ गई होगी, तो H2 में से H1 को घटा दो तो वो डायरेक्ट कंप्रेसर वर्क के बराबर हो जाएगा। अच्छा, हीट ट्रांसफर हो नहीं रहा, कंप्रेस करोगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक तरीके से कर रहे हो तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। फिर 2 से 3 प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट करा रहे हैं। कितनी हीट रिजेक्ट कराई? तो भैया जब वो कंडेंसर में प्रवेश कर रहा था उस समय एंथैल्पी कितनी थी? H2। और जब वो कंडेंसर से बाहर निकला उस समय एंथैल्पी कम गई होगी, H3। तो हमेशा बड़े में से छोटे को घटा दो, H2 में से H3 को घटा दो तो हमें हीट रिजेक्शन मिल जाएगा, H2 - H3। तीसरी प्रोसेस आइसेंथैल्पिक एक्सपांशन, जितनी एंथैल्पी 3 पर है उतनी एंथैल्पी 4 पर है, तो दोनों एंथैल्पी बराबर होगा। चौथी प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन, कितना हीट ऐड किया? तो इवेपोरेटर में जब प्रवेश कर रहा था उस समय एंथैल्पी थी H4, और इवेपोरेटर से जब हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर निकला होगा उस समय एंथैल्पी बढ़ गई होगी H1। तो बड़े में से छोटे को घटा दो तो मालूम चल जाएगा कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई। लास्ट में आपको क्या करना है? COP निकालना पड़ेगा। COP क्या होता है? बेसिक चीज, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या फॉर्म में? वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किसके बराबर है? हीट एडिशन के। वो कितना है? H1 - H4। वर्क इनपुट वो कंप्रेसर में दे रहे हो
कंप्रेशन में कितना वर्क दिया, H2 माइनस H1 और H3 को H4 को H3 लिख सकते हैं। तो ये आपका COP का फार्मूला भी ड्राइव हो गया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर कुछ वेरिएशन कराएंगे और देखेंगे कि यदि कुछ वेरिएशन कराते हैं तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। वो इफेक्ट कई बार पूछ लेते हैं आपसे और फिर हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।